इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की इलेक्शन विजिट का ये आज तीसरा दिन था। बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली की और इसमें उसने मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से MIM की तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश की। 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई मुसलमानों का रहनुमा है तो वो MIM, और अब मुसलमानों को किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए बल्कि सबसे आगे चलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कहते हैं कि जिन्होंने मुसलमानों से वोट लिया उन्होंने कभी मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता हैं और इस वोट बैंक पर काबिज होने के लिए हर कोई तैयार बैठा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इसी में सेंध लगाना चाहते हैं। आपने देखा कि पार्लियामेंट में CAA का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में, और उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर, सर पर गोली लगती है। कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिशवरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि असदुद्दीन ओवैसी का यह मुस्लिम प्रयोग आखिरकार किसको दिलाएगा राजयोग। दंगों की याद दिलाकर असदुद्दीन ओवैसी किसके जख्मों को कुरेदना चाहते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मुकाबला में बन रही है हमारे साथ। असदुद्दीन ओवैसी अभी 3 दिन की यात्रा पर हैं उत्तर प्रदेश में और कोई मौका नहीं चूक रहे जहां वो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स और ध्रुवीकरण की राजनीति को अंजाम देते हुए न दिखें। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी से, वारिस पठान साहब MIM से, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से और डॉक्टर MH खान BSP से हमारे साथ होंगे। बन रही हमारे साथ। असदुद्दीन ओवैसी लगातार व्यंग्य बाण अपने लगातार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में और एक तरह से मुस्लिम ध्रुवीकरण को बड़े पैमाने पर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मुकाबला में आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ डॉक्टर MH खान जी अब हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में आशुतोष वर्मा जी भी जुड़ेंगे। वारिस पठान साहब, मैं ओवैसी साहब के कुछ आज जो उन्होंने अपनी तकरीर रखी उसमें से कुछ बातें आपको पढ़कर बता रहा हूं, जरा मुझे बताइए कितना सही है ये। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मोदी है इसलिए ये लोग जुल्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में CAA के दंगे हुए तो मुसलमानों को निशाना बनाया गया, सीने पे गोली मारी गई मुसलमानों को, पैर पर नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ से उनके विकास का ब्यौरा पूछ लो तो बताते नहीं हैं। शहीद पथ में लखनऊ में 416 गड्ढे हैं, गोरखपुर में बाढ़ आ गई, वहां के विधायक कहते हैं नौका विहार कर लो, सवाल पूछते हैं तो बाबा कहते हैं ठोक दूंगा। क्या ये अपने आप में कहने वाली बातें हैं? क्या ये इस्लामिक तुष्टिकरण की बातें नहीं हैं? ये आज अजय साहब, ओवैसी साहब ने जो रैली किया, हमारा वहाँ पर शोषित बहुजन सम्मेलन चल रहा है। 7 तारीख को फैजाबाद में थे, 8 तारीख को सुल्तानपुर में थे, 9 को आज बाराबंकी में थे और ओवैसी साहब ने सारे मुद्दों के ऊपर बात कही। उन्होंने डेवलपमेंट की बात करी, एजुकेशन पे बात की, उन्होंने BJP को आड़े हाथ लिया, साथ साथ कांग्रेस, समाजवादी, BSP को भी आड़े हाथ लिया, सबका बताया पूरी जब पब्लिक के सामने उन्होंने रखा, देश के सामने कि लोगों ने क्या किया। आप खुद देखिए ना, जब 2014 से जब से मोदी सरकार आई है सत्ता में, किस तरह से कभी जय श्री राम के नाम पे मुसलमानों को पकड़ के मारा जाता है, मॉब लिंचिंग करी जाती है। अभी हाल ही में कानपुर की घटना अगर आप देखो तो एक ऑटो रिक्शा चालक को उसके 8 बरस की बच्ची के सामने किस तरह मारा जा रहा था और उसे JCR कहा जा रहा था। अब ये जंतर मंतर से शुरू हुआ जहाँ पे मुसलमान के जेनोसाइड की बातें करी गई कि मुसलमानों को मारो, देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, और मोदी कुछ नहीं करते। लाख मर्तबा हमने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि आप मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाओ, मगर नहीं बनाते क्योंकि उनको मालूम है ये उनके जो फुट सोल्जर्स है, या RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, इनका काम ये नफरत फैलाना। और मोदी ने और योगी ने यूपी के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब उनकी तैयारी में गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मॉब लिंचिंग यही सब चलने वाला है, क्योंकि विकास के नाम पे अगर योगी को पूछ लो कि पिछले 5 साल में आपने 7 कोई बड़े डेवलपमेंट के काम किए, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। और हम जा रहे हैं
मुसलमानों का भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए ना। अगर 6%, 7%, 8% वाला सीएम, डिप्यूटी सीएम बन सकता है तो 20% वाले क्यों नहीं बन सकते? हमारा भी भाई, लेकिन आपकी ये बोल होना चाहिए। हमारी भी हिस्सेदारी की लड़ाई है। हम जा रहे यूपी में हमारा हिस्सा लेने। हिस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन हिस्सा इस तरीके से लेंगे क्या? कैसे नहीं जोड़ेंगे? ये क्या, ये कौन सा बोल है? ये लोगों को जोड़ने वाले बोल हैं या लोगों को तोड़ने वाले बोल हैं सर? ये जोड़ने वाले बोले साहब। देखिए, संविधान ने जिस तरह से समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, भाजपा को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और हम हमारे डेमोक्रेटिक राइट को पालन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। और डेमोक्रेसी मजबूत होती है चुनाव लड़ने से, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है। और चुनाव लड़ने में अगर लोगों को यह बताया जाए कि देखिए, आपने इतने बरस, 60 बरस हो गए, आपने सबको सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को आपने वोट दिया, मगर आपके लिए अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। आप एजुकेशन में पीछे हो, सोशली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, आओ एक बार हमको भी आजमाओ। हमारे पास भी एक विजन है। हम भी चाहते हैं कि आप ही में से हम लीडर तैयार करें, आप ही में से ऐसे लोगों को चुने, हमारे असेंबली में भेजे, तो जाए बात करें डेवलपमेंट की, विकास की, डेवलपमेंट की बात तो बहुत पीछे रह जाती है। यहाँ पर तो हक की बात आ रही है, और जिस हकूक की बात राकेश जी कही जा रही है, और उसमें अगर ये कहा जाए मुसलमानों को गोली सीने पर मारी जाती है, सिर पर मारी जाती है, पैर पर नहीं, और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, ये लोगों को जोड़ने वाली बात है या तोड़ने वाली बात है? राकेश जी। और जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज का ये प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए मुझे लगता है कोई और तर्क की जरूरत नहीं। इनकी भाषा में ही इनका उत्तर छिपा हुआ कि इनका चरित्र क्या है। मैं 3-4 बातें इनके सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने गाय और गंगा को दंगा के साथ जोड़ा है। शायद कोई अरब का भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। वो गाय और गंगा के महत्व को जानता है। गाय और गंगा का संबंध किसी धर्म संप्रदाय से नहीं है। भारत के इतिहास, भारत की विरासत, भारत का प्रधान और आने वाली पीढ़ियों से संबंध है। जिस गाय और गंगा को आप दंगा की सीरीज में रखते हैं, कृपया करके ऐसा मत करें। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना लड़िए, आपको आरएसएस से लड़ना लड़िए। हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता आरएसएस और बीजेपी से बड़ा है। संघ तो 1925 में बना और हिंदू सभ्यता 10,000 साल पुरानी है। कृपया ऐसा मत कीजिए। एक दूसरी बात, जिस पार्टी से आप अजय जी बात कर रहे हैं, आज वारिस पठान यदि ईमानदार हैं, ईमानदार तो है नहीं, लेकिन मैं एक एजेंशन लेकर चलता हूं पॉलिटिकल डिबेट में। आज आपके टीवी चैनल को मैक्सिमम लोग देखते हैं और आप देश के सबसे मूर्धन्य पत्रकारों में हैं। मैं 2 फंडामेंटल बुनियादी सवाल इनकी पार्टी से जुड़ता हूं। आरएसएस पर जब डिबेट होता है तो डॉक्टर हेडगेवार, आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, सारे प्रश्न आते हैं और हम उससे जूझते और जवाब देते हैं, हम भागते नहीं हैं। आज वारिस पठान में 2 प्रश्न का जवाब दे दें। रजाकार जिन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ क्या क्या, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, जो हिंसा की कितनी घटनाएं की, उसके जो फाउंडर थे कासिम रिजवी, जिसको कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला, 1 दशक तक जेल में रहा। 1957 में उनको जेल से इसलिए छोड़ा गया कि वो पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान गए, उन्होंने अपनी पार्टी को वर्तमान ओवैसी के ग्रैंडफादर को सुपुर्द किया। क्या कासिम रिजवी को ये देशद्रोही, भारत द्रोही, एक आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं, या कासिम रिजवी के साथ खड़े हैं? एक दूसरा, 17 सितंबर को इनकी पार्टी ब्लैक डे क्यों मनाती है? चूंकि हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ। ये कहें कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन जो सरदार पटेल ने किया वो भारत के संविधान, भारत की प्रकृति के अनुकूल हुआ है। ये 2 बातें आज टीवी चैनल पर स्पष्ट शब्दों में कहें इफ एंड बट के द्वारा, मैं इनको सैल्यूट करूंगा। साफ कासिम रिजवी की निंदा। और 17 सितंबर को काला दिवस नहीं मनाती, कहेंगे नहीं मनाते हैं। वारिस पठान साहब, सितंबर को 2 सवाल और दोनों सवालों के बहुत छोटे जवाब दीजिएगा। स्वागत करते हैं, वो योग्य था। जी वारिस पठान साहब, दोनों सवाल के छोटे जवाब प्लीज, लंबा लंबा नहीं, क्योंकि आप वकील हैं, आप चीजों को बहुत अच्छे से घुमा सकते हैं। राकेश सिन्हा साहब मुझे सैल्यूट कर दीजिए। चलिए फटाफट सैल्यूट करो मेरे को, मैं आपके इस बात का जवाब दे रहा हूं। जो रजाकार थे, जिनको जाना था वो चले गए, और हम वो है जो जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा के हमारे देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है। 17 सितंबर को हम कोई ऐसा दिवस नहीं मनाते। हम 15 अगस्त को खुले दिल से हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, सलाम करते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, जो सावरकर और आपके आरएसएस ने कभी नहीं किया। आप तो हमारा तिरंगा को नागपुर के हेडक्वार्टर में भी नहीं ले रहा है। सावरकर तो ग्रैंडफादर ब्रिटिशरों के एजेंट थे। सलाम करो। अभी आप वकील के नाते फिर चले गए। मैंने कहा लॉयर से स्किल मत दिखाइए। कासिम रिजवी आतंकवादी देशद्रोही था नहीं, आपको बता रहा हूं। ये कासिम को जाना था, चले गए। अरे मैं जिनको नहीं, कासिम रिजवी कौन था? चलो बताइए मेरे को, नथुराम गोडसे कौन था? हत्यारा था, कासिम रिजवी
तो दूर की फांसी बात सजा है, मिली, नथुराम हत्यारा गोडसे था। जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा देखिए, गांधी का अजय जी, कत्ल मैं किया। आप अच्छा पर देखिए छोड़ दिया, आप- वारिस आप- वारिस आप भाई फॉलो कर रहे हो। वारिस भाई देखिए एक वारिस भाई न्याय फॉलो कर रहे हो। राकेश आप जी ने लोग राकेश जी ने बेबाकी से आप कहा फॉलो कि नहीं कर रहे हो। नाथुराम गोडसे हत्यारे थे। साफ है। अब आप बता दीजिए कासिम साहब क्या थे? बहुत सीधा सवाल था। आतंकवादी थे। देश का हिंदुस्तान देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नथुराम गोडसे थे साहब। नहीं, कासिम जी और क्या थे? कौन थे? अरे भैया, मैं ब्रिटिश के कासिम एजेंट जो रिजवी- माफिया मांगने कासिम के रिजवी क्या एक्सपर्ट थे? वो तो चले गए। नहीं मैंने चलेगी तो कहा वो ना, क्या थे? क्या वो भारत के अरे प्रेमी अजय थे? भाई, मैंने पहले क्या वो कहा, पाकिस्तान के प्रेमी कासिम थे? रिजवी- क्या वो मुस्लिम कॉज के पैरोकार थे? क्या थे वो? जिनको पाकिस्तान से प्रेम था वो पाकिस्तान चले गए जिन्ना साहब के साथ। हमको हमारी मातृभूमि हिंदुस्तान से प्रेम था, हम हिंदुस्तान में रह गए। हम तो बाय बर्थ और बाय चॉइस है। अरे वो चले लाखों गए। लोग देख रहे हैं उनकी बात आपको। क्यों करना? आप- अरे आपको- आज भी आपको राकेश लाख सिन्हा अजय जी हैं जो साहब, अजय मेरे सवाल आज का जवाब मत दीजिए, अजय हमको जी के हमारी सवाल का जवाब दे नेशनलिज्म और दीजिए। अजय पेट्रियटिज्म जी का अजय टेस्ट जी नहीं उन देना। पत्रकारों में नहीं है जिनको आप घुमा सकते हैं। अजय जी के कासिम भाई अरे कासिम रिजवी चले गए। चले अच्छा, गए कि लेकिन नहीं चले गए? आप देखिए, कासिम भाई बोल रहे हैं, कासिम के मुंह से कासिम भाई निकला है। नहीं है। ये अडवाणी जी कासिम जिंदगी रिजवी कब्र और पे गए रजाकारों थे। के सिद्धांतों पर राकेश चलने सिन्हा वाली साहब, पार्टी आज भारत में आप तालिबान के सुनिए, कार्बन राकेश- कॉपी हैं। राकेश सिन्हा मैं साहब, यह नहीं सुनिए। कह सकता हूँ कि तालिबान आपका कार्बन देखिए जिस दिन ये गलत है। हैदराबाद का ये पॉपुलेशन भारत का पॉपुलेशन हो टोटल गलत जाएगा, बात जिस दिन है। हैदराबाद की डेमोग्राफी हम भारत की संविधान को डेमोग्राफी हो मानते जाएगी। हैं, मैं कहता हूँ संविधान के ये दायरे में तालिबान रहकर से हमारी ज्यादा बात खतरनाक लोग करते हैं। हैं। ओवैसी हम और ओवैसी की डेमोक्रेटिक पार्टी राइट इस्तेमाल करते तालिबान हैं। के तालिबान अरे प्लस हम है, संविधान तालिबान को माइनस मानने नहीं वाले लोग है। हैं। ये आपका बेबुनियाद गलत इल्जाम महिलाओं है। को कमोडिटी समझते हैं। अरे वो तो अभी किसी ये ने दूसरे कहा, धर्मों को तालिबान और दूसरे धर्मों के RSS अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। अरे साहब, गाय और गंगा के प्रति इनकी जो भावना और जो शब्द निकले वो दिखाता है यदि भारत में बारिश पठान जैसे लोगों की बहुमत हो गया तो गाय और गंगा नदी को बंद कर दिया जाएगा, गाय का कत्लेआम होगा, मंदिरों को ढा दिया जाएगा, पार्लियामेंट के बिल्डिंग में जो वेद के वाक्य लिखे उन्हें मिटा दिया जाएगा। चलिए, ये तालिबानी अच्छा, है, आइए तालिबानी है, आइए भारत जरा का तालिबान का आइडिया है। राकेश जी और हरीश भाई, आइए जरा मैं आशुतोष जी को शामिल करूं और एमएच खान साहब भी हैं। आप ही के लोग यूपी के अंदर महिला का किस तरह अच्छा चलिए वारिस भाई सर प्लीज सर एक सेकंड। आशुतोष भाई, आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष जी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीते 3 दिनों में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के खिलाफ आग नहीं उगला है। उनका कहना यह है कि मुसलमानों के वोट से सत्ता तो हासिल करते हैं अखिलेश जी। यादव की पॉपुलेशन 11% है लेकिन 20% मुसलमान उनको वोट देते हैं। लेकिन एक मुसलमान का नाम लेने से अखिलेश जी कतराते हैं। जबरदस्त मुस्लिम पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब और ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा। आप बताइए, आपकी इतनी बखिया क्यों उधेड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? अजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। देखिए अजय जी, देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होने जा रहा है और जिसको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी टीम AIIM जिस तरीके से पोलराइजेशन करने जा रही है वो बेहद शर्मनाक है। मुझे लगता है कि हमारा देश इस स्थिति में खड़ा हुआ है जहाँ पे हर युवाओं के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और जहाँ पर विकास की बात होनी चाहिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी। आशुतोष जी, आपकी आवाज जरा ठीक नहीं आ रही है, हम उसको दुरुस्त करके तुरंत आपके पास आते हैं। लेकिन हम जरा एमएच खान साहब के पास चलूं। खान साहब, बीएसपी के बारे में भी बहुत ही कड़वे बोल हैं ओवैसी साहब के और ऐसा लगता है जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि दलितों और मुसलमानों पर अगर आज किसी का हक होना चाहिए तो MIM का, आपका नहीं, क्योंकि आप उनकी वोट लेते हैं लेकिन उनके काम कतई नहीं आते। एमएच खान साहब, देखिए, एक तो ये आप सुधार कर लीजिए कि यादव समाज जो है वो 11% नहीं है, 7% है। अब ओवैसी साहब को पता नहीं है कि कितने परसेंट पे है। अब जो ओवैसी साहब बोल देंगे वही आप भी रिपीट कर देंगे। 7% करेक्ट करिए ना, 6.5 से 7% यादव वोट है। और देखिए, मैं बता रहा हूँ 96 में पहली बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी जी, तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया गया जिसमें मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ के लोगों को 10वीं क्लास तक की छात्रवृत्ति दी जाती थी।
उसके बाद 2007 में जब आई बहन जी तो उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया, जिससे कि माइनॉरिटी के लोग अपने शिक्षा हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। जब उत्तर प्रदेश सरकार में जब बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं तब सेकंड नंबर पे मुसलमानों को बैठाया और 20 से 25 मंत्रालय दे करके उनको स्थापित किया और सारे समाज को, सब समाज को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नारा ही है, सब जन हिताय सब जन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं हम। अब समाजवादी पार्टी की बात करिए या तो भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, मैं उस पार्टी का नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं जिसका एक कारपोरेटर या सभासद या पार्षद इस उत्तर प्रदेश में ना हो। जिसने अपने पार्टी का जो भी नाम रखा हो, हम उस नाम से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को चाहते हैं हिंदुस्तान में। तो आप इनके आरोप को खारिज कर रहे हैं ना। वारिस पठान साहब आपका जवाब दे रहे हैं। वारिस पठान साहब प्लीज। जी देखिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये तो बिल्कुल हमारी पार्टी के नाम से नहीं रखते क्योंकि मुसलमानों को मानते नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम तो दलितों, पिछड़ा वर्ग सबको लेकर साथ में चलते हैं। मगर बहन जी क्या कर रही है? ब्राह्मण का सम्मेलन किसने लगाया था? बहन जी ने लगाया था ना। तिलक तलवार और टोपी, क्या उनका डायलॉग था? इनको मारो जूते सारे, तो सब इन लोग के ही डायलॉग थे ना। कल तक तो समाजवादी की साइकिल पे बैठ के बहन जी घूम रही थी, अब अलग हो गई बहन जी। ये आपके जैसे लोग नारे लगाते थे, हमारी पार्टी के लोग नारा नहीं लगाते थे। ये आपके जैसे लोग नारा लगाते थे, हमारी पार्टी के लोग नारा लगाते थे। मैं समझ रहा हूं अभी आप मेरे ऊपर भी हमला करोगे, इसलिए कि आपको हमला किसी और पर नहीं करना है, आपको हमला मुसलमानों पर ही करना है। आप अभी जरा सा जूम करके दिखाइए ये फोटो। हमारे पास एक फोटो है, दिखा दे रहे हैं आपको। हमारे पास एक फोटो है, इसको जरा जूम करके दिखवाइए कि ओवैसी साहब किस तरह से मुसलमानों को रखना चाहते हैं। ये देखिए, ये फोटो आ गई, ये फोटो आ गई। ये एक मिनट नहीं, आप दिखाना क्या चाहते हैं ये तो होता है ना खान साहब। देखिए ओवैसी साहब, जरा जूम करिए भाई कैमरा मैन। देखिए ये बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को स्टूल पर बैठा रखा है, स्टूल पर बैठा रखा है और स्टूल पर बैठा करके आप मुसलमानों की क्या बात करता? इस्लाम में सब बराबरी का हक रखता है। दिखाऊं कोई फोटो? मैं दिखाऊं, राजा हो चाहे रंग हो चाहे कोई भी जात का हो, सब बराबर का हक रखता है। लेकिन ये पूरे बैठे हैं बाकी मुसलमान, आज हम क्यों आए वहां लड़ने? ये मुसलमानों का हक दिलाएंगे। ये मुसलमानों का एक कारपोरेटर को है नहीं, क्या है कुछ किया नहीं, उनको क्या करेंगे? इनके करने की लड़ाई कर रहे हैं और हमने 2007 में बहुमत सरकार बनाई है। तेलंगाना में राकेश जी को यहाँ शामिल करूँ। राकेश जी को शामिल करूँ। राकेश जी सवाल आपके लिए। राकेश जी, मुसलमानों का हक दिलाने के लिए हैदराबाद से ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश आना पड़ रहा है। आज ये दिन आ गया है क्या? खान साहब प्लीज, खान साहब आग्रह। एक मिनट अजय भाई, एक सिंपल सवाल जी। अच्छा जल्दी प्लीज, जल्दी। एक सवाल मैं करना चाहता हूं जी। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया अजय भाई, उसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं लड़ी वहां पे, ये समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस सब लड़े, क्यों बीजेपी जीत गई? चलो बताओ मुझे, क्या जवाब है इसका? हाँ, अरे इनमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है हराने की। इल्जाम हम पे लगाते हैं और हमें ताकत है बीजेपी को हराने की, और इंशाल्लाह बीजेपी को हराएंगे और योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे इस बार। आप में ताकत थी क्या? हरा सके? हरा सके? नहीं हरा सके ना, चुप बैठो ना फिर। और हम आ रहे हक की लड़ाई लड़ने, हम आएंगे मोदी को हराएंगे वहां पे आके। अच्छा चलिए वारिस भाई, आप अपनी बात रखिए। मुझे राकेश जी से एक सवाल पूछने दीजिए प्लीज। एक सवाल राकेश जी के लिए। राकेश जी सीधा सा सवाल। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं चाचा घर में झगड़ा करके आए क्या चाचा? अरे भतीजे अभी अच्छा, एक मैं समझ चाहता हूँ इस बहस को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।